इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी लोकसभा में इतना बेहतर प्रदर्शन करता है, वो विधानसभा आते आते इतने बुरी तरीके से चूक कैसे जाता है। क्या हैं वो 5 बड़े फैक्टर्स जो कांग्रेस गठबंधन की हार का कारण बने। सबसे पहले अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जो बूस्ट मिला था महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को, वो उसको मेंटेन करने में उतना कामयाब नहीं हो पाए। जो ज़मीन में मशक्क़त करने की ज़रूरत थी, जो ग्राउंड वर्क की ज़रूरत थी, ऐसा जानकार कहते हैं कि वो नहीं होता दिखा। लोकसभा के बाद जो एक ताजगी मिली थी वो विधानसभा चुनाव तक 6 महीने में ढिलाई में परिवर्तित हो गई, ऐसा जानकार कहते हैं। हमारे साथ कबूल जी हैं। कबूल जी, जो पहला फैक्टर मैंने गिनाया कि लोकसभा के बाद जिस तरह की मैनेजमेंट की ज़रूरत थी कांग्रेस गठबंधन में, कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी, उनका वो मैनेजमेंट नहीं दिख पाया। वो मेहनत जो दिखनी चाहिए थी कंटिन्यू, वो नहीं दिख पाई। उस समय तो एक नैरेटिव चला, मगर बाद में कोई नैरेटिव खड़ा नहीं कर पाया। निश्चित तौर पे आप देखिए कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह के नतीजे लोकसभा में आए वो बीजेपी के लिए झटके की तरह थे, लेकिन कांग्रेस और उनके अलायंस पार्टनर जैसे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे, उनके लिए उत्साह बढ़ाने वाले थे। और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों ने ही आज कांग्रेस जो 13 सीटें पे महाराष्ट्र में लोकसभा जीती थी, आप समझिए कि 13 सीटें जीतकर जो उसके खासतौर से 99 का आंकड़ा उसमें बहुत अहम रोल अदा करती है। और ख़ासतौर से ऐसे इस इलाके में सीटें जीती थी जो कांग्रेस का अपना पुराना गढ़ हुआ करता था, चाहे वो विदर्भ का इलाका हो, मराठवाड़ा का इलाका हो। अगर ऐसे इलाके में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है और उसके बावजूद अगर नहीं कर पाती तो निश्चित तौर सवाल उठता है। तो यही हाल जो है खासतौर से पश्चिम महाराष्ट्र के इलाके में शरद पवार बहुत अच्छा काम करते हैं। मराठवाड़ा में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे बहुत अच्छा करते हैं। तीसरी तरफ आप देखें कि मुंबई में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो है वो क्यों जो है विधानसभा चुनाव में मेंटेन नहीं रहता। तो उसके पीछे सबसे बड़ा यही कारण है कि कांग्रेस में जो जीत के बाद जिस तरह से केवल आपने ये तय कर लिया कि हम विरोध करेंगे और बस सब लोग उसी में मस्त हो गए कि राहुल गांधी ही सब कुछ है करेंगे। सारे नेता अपने आप को ज़मीन से दूर कर लिए, उनके जो पार्टी के तमाम हैं। ये नहीं है कि लोकसभा चुनाव के जीतते ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लग गई थी अपनी कमियों पे, कांग्रेस जो है उस उत्साह को में ही डूबी रह गई और बहुत लेट, बहुत आखिरी टाइम में चुनाव कैंपेन जो है महाराष्ट्र में शुरू किया। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, वैसे आप देखिए महाराष्ट्र में कांग्रेस से कौन बड़े नेता नजर आए जी। राहुल गांधी प्रचार करते, प्रियंका गांधी आखिरी में गई, एक दिन प्रियंका गांधी अपनी सीट तक सीमित रही। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश से या अलग है, उत्तर भारतीय नेता हैं, वो प्रियंका गांधी के लिए प्रचार कर रहे थे आखिरी तक। इसके अलावा हर नेता प्रियंका गांधी को अपनी वहाँ शकल दिखाने के लिए बेताब था। महाराष्ट्र में अलग अलग जिस स्ट्रेटजी के साथ बीजेपी लड़ रही थी, बीजेपी ने अपने हर क्षेत्र में लोगों को लगा दिया था। विदर्भ में है तो विदर्भ में 4 नेता बीजेपी के बड़े नेता काम कर रहे थे। वहाँ प्रभारी के तौर पे जो महाराष्ट्र के जीत के 2 बड़े सूत्रधार थे, अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव, इन दोनों को महाराष्ट्र चुनाव की जिम्मेदारी बीजेपी दे रखी थी। कांग्रेस किसको दे रखी थी? केरल के थे। आप बताइए ना, प्रभारी कैसे बना रखा था। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट थी कांग्रेस। और इसके अलावा जो है शरद पवार भी अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति में उलझ गए, उतना जो है सुप्रिया सूले भी उस नहीं है। वहीं हम देख रहे थे एकनाथ शिंदे ये सब प्रचार वहाँ बिहार का दौरे कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र का कोई नेता, नाना पटोले जो है वो अपने आप को भी केंद्र के साथ ही सामंजस्य बनाने में रहे, बहुत ज़्यादा उस तरह की चीज़ें नहीं कर पाए। ये एक बड़ा कारण रहा कि जो जीत मिली थी, जो ज़मीन तैयार हुई थी, जिस उम्मीद के साथ लोगों ने, महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस या उसके अलायंस को वोट दिया था, या शरद पवार ने अपने आप को साबित किया था कि असली शिवसेना, असली एनसीपी वही है, तो आखिर ऐसा क्या बारामती में आखिर क्या हुआ? तो लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव अलग अलग होते हैं और दोनों में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपने जिस उम्मीद के साथ दिया है। आप वहाँ अजीत पवार रोज जो है दौरे कर रहे थे, जिले के दौरे कर रहे थे, आप जो है सिर्फ उस जीत में डूब गए, जश्न में, वो उससे बाहर नहीं निकल सके। और उसके दिया था कि आपको लगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लोगों ने वोट दे दिया वैसे विधानसभा में दे देंगे, लेकिन ये नहीं दिखा। और हर जीत के लिए आपको नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी, नए सिरे से सड़क पर उतरना पड़ेगा, नए सिरे से, और वो भी तब जब बीजेपी ऐसी वर्कफोर्स सामने है जो हर छोटे बड़े चुनाव को लेकर बहुत गंभीरता से लड़ती है। बिल्कुल। तो वहाँ पर तो ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो पहला फैक्टर यही हुआ कि जो ढिलाई बढ़ती गई लोकसभा चुनाव के ऐतिहासिक नतीजों के बाद, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, एक जो मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, तो दूसरा फैक्टर भी वही है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर एक बड़ी खींचतान दिखी।
टिकट बंटवारे को लेकर भी देखा गया कि आखिरी तक एकदम बहसबाजी चलती रही। एक जनता के बीच ये मैसेज गया कि कहीं ना कहीं बातचीत तय नहीं हो पा रही और एकदम अंतिम वक्त तक चीज़ें तय होती रहीं, अंतिम वक्त तक लोगों के नाम रिलीज़ होते रहे, अंतिम वक्त तक लोगों को नहीं पता था कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, अंतिम वक्त तक ये बहस चलती रही कि क्या मुख्यमंत्री का कोई फेस होना चाहिए। इस तरह की शिवसेना की तरफ से डिमांड हो रही थी। बाद में ये कहा गया कि ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे खुद के लिए चाहते हैं, वो चाहते हैं किसी को भी फेस घोषित किया जाए। तो ये सब जो खींचतान थी इस गठबंधन में, कहीं ना कहीं वो भी एक नेगेटिव मैसेज देने का काम किया उसने जनता के बीच। देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने कहा लोकसभा चुनाव नतीजे आने के साथ ही तय होगी। लोकसभा चुनाव का नतीजा आता है, कांग्रेस जैसी ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर महाराष्ट्र में उभरती है, कांग्रेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग जाती है। नाना पटोले पहले दिन से कहने लगते हैं कि महाराष्ट्र में अगला सीएम कांग्रेस का होगा। पहले दिन से ही उधर शरद पवार को लगता है कि हम जो है बहुत, हमारा स्ट्राइक बहुत अच्छा है, हम 9 सीटों 8 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, 7 जीत जाते हैं और हमारा स्ट्राइक रोड और बेहतर है, तो क्यों ना हम भी महाराष्ट्र में अगर सीएम बना सकते हैं। उसी आधार पर वो 81 सीटों पर चुनाव लड़ जाते हैं, कांग्रेस 101 सीट पर लड़ जाती है। वहीं एक जो है उद्धव ठाकरे जो है, शिवसेना जो है, वो भी 95 सीटों पर चुनाव लड़ती है। और सब जो है चुनाव में कोई चुनाव जीतने से ज़्यादा सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। इसीलिए चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो या सीटों का सबसे ज़्यादा लड़ने का रहा हो, बड़े भाई की भूमिका में आने का रहा हो, वो इसके अलावा जो है टिकटों के वितरण में, तो ये सारी जगह जो है कांग्रेस का जो रवैया दिखा वो दिखाया कि सब खींचतान पूरे महा विकास अघाड़ी के बीच में ये मैसेज जाने लगा कि ये होने लगा। और इसका जो इम्पैक्ट क्या हुआ, इसके जो खास तौर से विपक्ष ने या महायुति ने इसको एक तरह से ट्रेवल किया कि बीजेपी के अंदर ये महा विकास अघाड़ी के अंदर तो अभी से खींचतान चल रही है। पीएम मोदी ने बाकायदा रैलियों में इसका जिक्र किया, उन्होंने कई रैलियों में इसका जिक्र किया कि अभी से ही चल रहे हैं, ये तो कल आ जाएंगे तो नोच खाएंगे। और अमित शाह ने भी कहा कि यहाँ से पैसा खींच के वो है दिल्ली पहुँचाया जाएगा, ये लूट का अड्डा बन जाएगा। तो इस तरह की जो नैरेटिव गढ़े गए वो, और कांग्रेस जो है आखिरी तक ये तावी निकल, यहाँ तक कि हम कहें टिकट मतलब सीट शेयरिंग से लेके वोटिंग के बाद तक, नतीजे आने के बाद भी कांग्रेस अपन ये हंस नहीं देख पाई। और ये सब नाना पटोले कहने लगे हम तो सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। उधर जो है संजय राउत ने कहा कि ये होता है, अगर यही नाना पटोले बनने थे तो पहले कर लें, ऐसा कैसा होगा। शरद पवार ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये चुप चुनाव के बाद होगा। वहाँ वो सुप्रिया सूले के लिए बैटिंग कर रहे थे, तो संजय राउत खुलेआम कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। इधर कांग्रेस में नाना पटोले से लेके बाला साहब थोराट तक भिड़े हुए थे कि बाला साहब थोराट और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे थे। तो ये सारी चीज़ें रही महाराष्ट्र में। और इतनी हालत खराब थी कि कई बार जो है शिवसेना या संजय राउत के लोगों को कहना पड़ा कि राहुल गांधी को तय करना पड़े, कई चीज़ें जो है वहाँ पे नाना पटोले को मना करनी पड़ी। तो इस तरह की स्थितियाँ रहीं और आखिर में सीट से लेके कैंडिडेट तक का सिलेक्शन दिल्ली से हुआ, महाराष्ट्र से नहीं हो पाया। बिल्कुल, आप नैरेटिव की बात कर रहे थे, तो नैरेटिव तो आप जानते हैं कि चुनाव में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। जो अपना नैरेटिव पहले सेट कर देगा, जनता के बीच पहुँचा देगा, जो अपोजिट पार्टी है वो पूरे चुनाव उसका जवाब देते देते बीत जाता है। और इस तरीके से जो पहले बनाता है नैरेटिव उसको एज मिलता है। लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी द्वारा बनाया गया, कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाया गया नैरेटिव था, वो इनके फ़ायदे में साबित हुआ। चाहे वो मराठा आरक्षण का मामला हो, चाहे वो संविधान वाला मसला हो। मगर इस चुनाव आते आते आप देखिए उस 6 महीने के अंतराल में कोई भी ऐसा कोई खास बड़ा नया नैरेटिव पेश नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी या अन्य जो विपक्षी दल थे साथ में जो चुनाव लड़ रहे थे महाविकास अघाड़ी। ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर साबित हुआ कि जो पुराने चीज़ों के आधार पर आप नए वोट मांग रहे हैं वो सही नहीं हो पाया। निश्चित तौर पे हमने अभी जैसे हम कह ही रहे थे कि आप देखिए एक ही बार कैसे होता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बहाने से जो इमेज बनी थी, जो उनका इमेज थी, जो उसका कैश होना था, वो लोकसभा चुनाव में कैश हो गया। राहुल गांधी ने इस जो लोकसभा चुनाव में जिन मुद्दों को लेके उतरे थे, उन्हीं मुद्दों को लेके विधानसभा में चोट मांग रहे थे। वही था जातिगत जनगणना कराएंगे, संविधान है, आरक्षण को हम दायरा लिमिट के जो है उसको बढ़ाएंगे। आपने इसी लोकसभा चुनाव में इससे आप जीत लिए, जनता ने आपको लोकसभा में दे दिया। जनता ये भी जान रही है कि जब लोकसभा में आप ऑलरेडी आएंगे नहीं, ये सब जातिगत जनगणना है, आरक्षण है, ये तमाम जो फैसले हैं वो केंद्र से होने हैं, राज्य से नहीं होने हैं। तो ये केंद्र में आपको तो इस मुद्दे पर वोट दे दिया पब्लिक ने, लेकिन विधानसभा में जानती पब्लिक कि भाई अब पब्लिक भी इतनी मूर्ख नहीं ना, वो जानती कि जातिगत जनगणना कराने का अधिकार केंद्र को है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में आके क्या कर लेंगे? महाराष्ट्र में सर्वे करा के तो आरक्षण बढ़ा नहीं पाएंगे। दूसरा है आरक्षण की लिमिट। जो आरक्षण की लिमिट है, आरक्षण का एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हाथ डालने बहुत जल जाता है। कांग्रेस का अतीत जो है ओबीसी आरक्षण के विरोध कर रहा है
अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आरक्षण की लिमिट को बढ़ाएंगे, ये करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं विश्वास किया। और दूसरी तरफ जो है दलितों का रहा, दलितों को लेके कोशिश की जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी या पीएम मोदी, अमित शाह, जो बीजेपी थी, वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आपने अम्बेडकर के साथ क्या सलूक किया है। दूसरा है कि आपने जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ है, जामिया है, यहाँ पे आपने दलित ओबीसी के आरक्षण से वंचित किया है। तीसरी बात ये कहा गया कि आप दलितों को लेके किस तरह से हैं, आपके तमाम ऐसे मुद्दे हैं है कि इस तरह की चीज़ें जो इस्टेब्लिश हुई वो बहुत कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो अहम भूमिका अदा की, खास तौर से जो नैरेटिव गढ़ने की था। तो कांग्रेस ने जो बातें कर रहे थे राहुल गांधी, और जिस तरह कोई नया नैरेटिव जो बात हो रही है कि आप महाराष्ट्र के लोगों को क्या नया दिखा रहे थे। स्टेट लेवल पे विधानसभा चुनाव था, वहाँ लाडली जिक्र हो रहा था, आप अपनी महालक्ष्मी योजना का भी जिक्र नहीं कर पा रहे थे उस तरह से। ये वही वाली बात होगी कि पहले बीजेपी ने नैरेटिव किया कि हम आपको लाडली बहन योजना के तहत आप उसके पीछे आ गए, तो आपने कहा नहीं हम तो 3000 देंगे, तो आप पीछे हो गए। पहले अगर आपने बात कही होती तो उसका फर्क पड़ता। मुझे वही बात, मेरा कहने का मतलब आप उस तरह की चीजें करते या आप कुछ नई उम्मीद जगाते वहाँ के लोगों को कि आप अगर कांग्रेस आएगी तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए क्या करेगी। आप जो बातें कर रहे थे वो राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे थे। उद्धव ठाकरे जरूर बात कर रहे थे, वो अपनी सहानुभूति में ज्यादा बात कर रहे थे। शरद पवार अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव की दुहाई दे रहे थे। तो आपकी दुहाई पे एक बार आपको वोट दे दिया, सहानुभूति पे आपको देखिए लोकसभा में मिला, लेकिन हाँ चाहे उद्धव ठाकरे हो, मगर उसी आधार पर वही सहानुभूति 6 महीने बाद भी रहे जरूरी नहीं है। तो 6 महीने बाद खासतौर से महाराष्ट्र की जनता को वो लोग ये विश्वास दिलाने में लगे थे कि हम आएंगे तो हम जो काम कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधे के 2.5 साल के कार्यकाल के खिलाफ कोई बहुत एंटी इनकम्बेंसी का कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जो विपक्ष उसको घेर सके। हालांकि अगर घेरना चाहे तो बहुत सारी चीजें हो सकती थी, उसके लिए काम करना पड़ता, उसके लिए रिसर्च करना पड़ता, वो होता और उसको एस्टेब्लिश करना पड़ता। आप कोई चीज, पहला फैक्टर हमारा यही था कि जो जमीन पर उतरने की बात है, विरोध करने की बात है, उस माहौल को बनाए रखने की बात है। हाँ, आपने केंद्र के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ तो माहौल बनाया, लेकिन सिंधे के खिलाफ क्या माहौल बनाया? ये चुनाव सिंधे के खिलाफ था। आप देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वही बात बोल रहे थे कि तमाम प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे उद्धव ठाकरे की सरकार में, वो घर पे रह के सरकार चलाते थे। देखिए वो कई नैरेटिव पेश कर रहे थे, अपने आप को सीएम माने कॉमन मैन का मुख्यमंत्री, कॉमन मैन के तरफ पेश कर रहे थे। तो उन्होंने कई पिछले 2.5 साल में मुख्यमंत्री के तौर पर कई नैरेटिव सेट किए और वो उस नैरेटिव को जनता तक पहुंचाने में कामयाब। एक और बात बताएं, आप विरोध नहीं कर पाए। एक और बात बताएं सौरभ भाई कि आप देखिए जब शिवसेना टूटी थी तो आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र की यात्रा की थी और उसका नतीजा था कि महाराष्ट्र को उनको लेकर सिंपैथी थी और तमाम योजना थी। उद्धव ठाकरे ने अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कब की? मुझे याद है कि वो 4 तारीख थी, 4 नवंबर, मतलब आप सोचिए कि आप 4 अक्टूबर से आप अपनी कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सबसे बड़ी चीज़ है कि नहीं 4 नवंबर थी, दिवाली के बाद से वो करते हैं अपनी कैंपेन और 5 को करते हैं, 6 को राहुल गांधी जाते हैं। तो आप 5 तारीख से प्रचार करें, 20 दिन में उद्धव ठाकरे निकले, आप बाकी दिन कहाँ थे? मसला है। दूसरी बात है कि ये बात जरूर है कि उस समय कोरोना का पीरियड भी उद्धव ठाकरे के समय चल गया था, 2.5 साल, मतलब वो 1-2 साल तो उसमें निकल गए थे। लेकिन कोई ऐसा जो है उद्धव के खिलाफ भी बहुत माहौल नहीं था। लेकिन उद्धव क्योंकि कोरोना का दौर था तो काम नहीं कर सके। जब काम आप नहीं कर सके तो लोगों को बता नहीं सकते। वहीं सिंधे जब आए तो कोरोना का काल खत्म हो चुका था और जिस तरह के उन्होंने काम किया और काम करने के साथ साथ वो लोग खुद जाते थे और जो भी योजना करते थे उसका परीक्षण, बाकायदा एक पीआर एजेंसी हायर की अजीत पवार ने, और वो पीआर एजेंसी जो राजस्थान में कांग्रेस के लिए काम कर रही थी वही जो है इनके लिए काम की और उसको उन्होंने ही जो है वो पिंक जो है जैकेट पहनने का हो या किस तरह से आपको प्रचार करने का हो, कहाँ जाने का हो, मंदिरों में दर्शन कराने का हो, तमाम चीज़ें जो है अजीत पवार ने वो नैरेटिव गढ़ा। तो कांग्रेस मतलब जो अलायंस पार्टनर थे बीजेपी के, उन्होंने जो प्रचार किया उसके मुकाबले कांग्रेस जो है कोई नैरेटिव गढ़ने में या महाविकास आघाड़ी कोई नैरेटिव गढ़ने में कामयाब नहीं हो पाई कि उद्धव सिंधे सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा इस्टेब्लिश कर देती और पूरे महाराष्ट्र की राजनीति की दशा दिशा वो बदल सकता था। तो इस बार आप गए भी हैं तो महाराष्ट्र में आपको नहीं लगा होगा कोई एक मुद्दा किसी खिलाफ चल रहा, तो कोई छोटे छोटे मुद्दे काम कर रहे थे। मेन बात वही थी कि जो मुद्दे, जो नैरेटिव लोकसभा चुनाव के दरमियान दिख रहे थे वही नैरेटिव ज्यादातर रेप्लिकेट हो रहे थे इस चुनाव में भी, और ये एक थोड़ा सा थकाऊ हो गया लोगों के बीच। आप लोकसभा 6 महीने पहले भी वही बात हो रही थी, आज भी वही बात हो रही, जबकि काफी पानी बह गया है। तो एक जो बदलाव होना चाहिए था नैरेटिव के स्तर पर वो नहीं दिखा, कहीं ना कहीं एक नुकसान कारण बना। आखिरी जो फैक्टर है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है अलायंस को लेकर दिक्कत।
आप देखिए एक इंडिया अलायंस बना था तो पूरे देश में गठबंधन की बात थी, हालांकि वो कितना अमल में आ पाया वो बहस का विषय है, मगर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी ये था। समाजवादी पार्टी चुनाव में लड़ रही थी और उसने मदद मांगी थी, साथ में आने की बात की थी, मगर वो अमली जमा उसको नहीं पहना जा सका। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM लगातार, आप देखिए इम्तियाज़ जलील जो उनके प्रदेश का काम देखते हैं, वो लगातार ये कोशिश करते रहे कि वो महाविकास अघाड़ी में आ जाए, उनको नहीं लिया गया, है ना। तो आप देखिए इस तरीके से जो प्रकाश अम्बेडकर थे वो लगातार वंचित बहुजन अघाड़ी उनकी जो पार्टी है, जिसको तमाम कांग्रेस के नेता बी टीम कहते हैं बीजेपी की, उनको भी साथ लेने का प्रयास चलता रहा, मगर वो भी नहीं हो पाया। तो अलायंस पार्टनर जो छोटे छोटे दल है महाराष्ट्र में, जिनको साथ लेकर शायद आप कुछ बेहतर कर पाते, उसमें भी कहीं ना कहीं चूकी कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी गठबंधन। तो इसके पीछे लोग जानकार ये भी कहेंगे भाई कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस था, कहीं ना कहीं इनके नेताओं को ये लग रहा था कि जो लोकसभा में वो वही फिर से होने वाला है, इसलिए वो इन गठबंधनों को अमली जामा नहीं पहना पाए। इसमें कोई शक नहीं। आप देखिए कि खासतौर से कि एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है। इंडिया गठबंधन ने अपने 3 प्रमुख दलों को साधा। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 161 सीट पर चुनाव लड़ी थी, इस बार 149 सीटों पर चुनाव लड़ी। एक चीज बीजेपी ने अपने कोटे से 4 सीटें बहुत छोटे छोटे दलों को दिया, जिसमें रामदास अठावले हैं उनको दिया, प्रखर पार्टी है उसको दिया, इस तरह से उसने करके वो दिया। और इसके अलावा 3 प्रमुख दलों को, इसी तरह से सिंधे ने भी अपने कोटे से एक छोटी सी पार्टी है उसको भी एक टिकट दिया। तो यानी कि एक तरह से वो अपने तरफ असमंजस बनाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ क्या है, इंडिया गठबंधन को ये लग रहा था, या कांग्रेस नेतृत्व वाला जो अलायंस है उसको ये लग रहा था कि हम सारी जीत लेंगे। अखिलेश यही काम हरियाणा में मांगते मांगते थक गए, अखिलेश यादव नहीं दिया, आखिर में क्या अंजाम हुआ वो देख लीजिए। दूसरी तरफ आपने तमाम जो आपके अलायंस पार्टनर थे, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ा था महाराष्ट्र में, उसमें समाजवादी पार्टी का भी समर्थन था, इसके अलावा और भी छोटी छोटी पार्टियां थी उनका भी समर्थन था, लेफ्ट का भी समर्थन था। इस बार महाराष्ट्र में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिखा। महाविकास अघाड़ी के पोस्टरों में तो अखिलेश यादव नजर आते थे, लेकिन अगर आप बात करें तो अखिलेश यादव सीट मांग रहे थे, आपने उनको सीट नहीं दिया। आप ये चीज़ें एक तरफ, दूसरी तरफ यह है कि ओवैसी महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम फैक्टर है, इसमें इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। औरंगाबाद की दोनों सीटें आप देख लीजिए जिस पे लड़ी हैं, उस पे जो है खासतौर से कांग्रेस या शिवसेना जो लड़ी उनका असर देख लीजिए, और उसका तो वहाँ आप शिवाजी मानखुर्द में देख लीजिए, अबू आजमी के खिलाफ दूसरे नंबर पर कौन है? AIMIM है। तो इस तरह से कई सीटों पे आप देख सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं। तो आपने वो चीज़ें नहीं कर पाए, एक तरह से जो गुलदस्ता लोकसभा चुनाव में अलायंस का बना था उसको सहेज के नहीं रख पाए। यही वजह है कि अखिलेश यादव वहाँ जाते हैं तो अपने पंडित के लिए प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस अपने लिए कर रही है, तो जनता में भी ये मैसेज जा रहा है कि है। और अखिलेश यादव ने कई सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, MIM ने खड़ा किए, और सबसे अहम जो है प्रकाश अम्बेडकर ने। मराठवाड़ा में मुझे जो नुकसान होता दिखा है वो उसके पीछे मुझे लगता है ओवैसी का और इनका दोनों का। आप लोकसभा चुनाव में ओवैसी एक सीट पर लड़े थे औरंगाबाद में, और उससे बाहर नहीं निकल पाए थे, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई जो खास तौर से हैं छोटे भाई, छोटे ओवैसी, वो महाराष्ट्र में 14 साल बाद जो है 13 साल बाद प्रचार करने आए थे। सौरभ भाई इस बार 13 साल बाद वो आदमी प्रचार करने आता है, और कितना आक्रामक तक प्रचार किया, उसका भी इम्पैक्ट दिखा था। तो ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में दिखी हैं। और अलायंस आप बनाते हैं, बीजेपी छोटे छोटे अलायंस को लेती है, उनको सहेज कर रखती है, उनके साथ एक केमिस्ट्री बनाती है। आप यहाँ बात ही नहीं करने वाला कोई। आपके यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति को समझिए, मैं नहीं कह सकता हूँ कि कांग्रेस अगर इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस इतना सी है, गहलोत को आखिरी टाइम भेज रही है, तो आपका वहाँ कौन महाराष्ट्र की राजनीति को देख रहा था? वहाँ कौन से है? आप राजनीति, आप ये सोचें कि वो राजनीति जो आज से 30 साल पहले 40 साल पहले सौरभ भाई होती थी, वो राजनीति खत्म हो चुकी है। अब की राजनीति जो है बदल गई है, 24 घंटे की राजनीति है, 24/7। आपको हमेशा 24/7 हमेशा दिमाग लगाना पड़ेगा, एडवांस में लगाना पड़ेगा। हाँ, और समझ लें कि आपका मुकाबला किससे है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के पास है जो कैडर जिसके पास मजबूत है, जिसके पास RSS का बैकबोन की तरह काम करती है वो है, विचारधारा है, उसके पास एक मिशनरी है, केंद्र में 10 साल की सत्ता का ताकत है, उसके पास मोदी जैसा चेहरा है। तो आप सब बहुत कुछ है, आपके पास क्या है? आपके पास क्या है बताने के लिए? मतलब मुझे लगता है, और चुनाव की दशा और दिशा बदलने की ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास है। कैसे हारी बाजी को जीतने की कला भाजपा को आती है। 5 महीने पहले इसी महाराष्ट्र के अंदर क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति हो गई। पूरे
जो जो जिस जनता का मूड बीजेपी के खिलाफ था उसको बीजेपी ने अपनी तरफ मोड़ लिया, और कांग्रेस ने जो जनता का मूड अपनी तरफ बना था उसको सहेज कर नहीं रख पाई। ये कांग्रेस को सोचने की बात है कि जो लोकसभा चुनाव में 31 सीटें जीती थी, अगर उसको विधानसभा में देखें तो 160 सीटें होती हैं, और इनको 128 सीटें थी। आज 128 तो छोड़ दीजिए, आपने उसकी चौथाई भी आप हासिल नहीं कर पाए। चौथाई वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए टाइप मामला हो गया महाराष्ट्र में। बाकी देवेंद्र फडणवीस जैसा कह रहे थे कि विपक्षी दलों को आत्ममंथन करने की जरूरत है, तो हमें भी लगता है कि इस नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी और शरद पवार, एक चीज यहाँ बता दूं कि महाराष्ट्र में अगर एक तरीके से देखा जाए नफा नुकसान, तो इस पूरे विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। बिल्कुल। अगर आप देखें कि शिवसेना तो अपनी उसी जगह पर खड़ी है ना। अगर देखा जाए तो शिवसेना, अगर दोनों को हम शिवसेना मिला दें जो है, तो वो कितनी सीटें पहुंच रही है? 55 और 20 यानी 75 सीटें, यानी पिछले बार से भी बेहतर। आप देखिए एनसीपी का 40 सीटें अजीत पवार के पास और 18 सीटें, 40, 18, 58। पिछली बार भी एनसीपी के 57 सीटें थी, तो अपने ट्रैक रिकॉर्ड को बरकरार रखे हुए है। कांग्रेस पिछली बार 40 सीटें जीती थी, घट के 20 हो गई, और लोकसभा के नतीजे देखें 76 सीटें बनती हैं लोकसभा के हिसाब से। विधानसभा 76 विधानसभा जीतना चाहिए, और आज 18 सीट पर सिमट रही है। तो ये कांग्रेस के लिए सोची मत है। ये बड़ा झटका है कि कांग्रेस को, कि आखिर ऐसा क्या है। कांग्रेस फिर महाराष्ट्र की राजनीति में अपने सबसे बुरे दौर पर खड़ी है। इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस की महाराष्ट्र की राजनीति में कभी नहीं रही। ये महाराष्ट्र वो राज्य है, जब आपातकाल में पूरे देश ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था, तब भी महाराष्ट्र में कांग्रेस का साथ पकड़े रखा था। तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कितना बड़ा झटका है। बिल्कुल बड़ा झटका है, और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के नेता, मुझे लगता है, आत्ममंथन करेंगे, करना भी चाहिए। बाकी आपके जो हमने 5 फैक्टर्स बताए, लोकसभा के बाद ढीला पड़ना, मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान, संविधान और मराठा आरक्षण के भरोसे बैठना, नैरेटिव ना दे पाना, राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा वाला नैरेटिव पर ही चलते रहना, अलायंस को लेकर जो पार्टनर्स को लेकर दिक्कत थी, समाजवादी पार्टी को नहीं जोड़ना, प्रकाश आंबेडकर को नहीं जोड़ना, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को नहीं जोड़ना, ये तमाम फैक्टर्स हमने गिनाया। आपका इन फैक्टर्स के बारे में क्या सोचना है, और अगर कोई और भी अन्य फैक्टर है जिस पर आपको लगता है बात होनी चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। बाकी हम लगातार महाराष्ट्र समेत पूरे देश पर नज़र रखते हैं, लगातार आपको अपडेट्स बताते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।